लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम फिर रोहतासगढ़ की तरफ मुड़ते हैं और वहां राजा बीरेंद्र सिंह के ऊपर जो जो आफतें आईं उन्हें लिखकर इस किस्से के बहुत से भेद जो अभी तक छिपे पड़े हैं खोलते हैं। हम ऊपर लिखाए हैं कि रोहतासगढ़ फतह करने के बाद बीरेंद्र सिंह वगैरह उसी किले में जाकर मेहमान हुए। वहीं एक छोटी सी कमेटी की गई तथा उसी समय कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता लगाने और उन्हें ले आने के लिए शेर सिंह और देवी सिंह रवाना किए गए। उन दोनों के चले जाने के बाद ये राय ठहरी कि यहाँ का हाल चाल और रोहतासगढ़ के फतह होने का समाचार महाराज सुरेंद्र सिंह के पास चुनारगढ़ भेजना चाहिए। यद्यपि ये खबर उन्हें पहुंच गई होगी, तथापि किसी अय्यार को वहां भेजना मुनासिब है और इस काम के लिए भैरव सिंह चुने गए। राजा बीरेंद्र सिंह ने अपने हाथ से पिता को पत्र लिखा और भैरव सिंह को तलब करके चुनारगढ़ जाने के लिए कहा। भैरव, मैं चुनारगढ़ जाने के लिए तो तैयार हूं, परंतु दो बातों की हवस जी में रह जाएगी। बीरेंद्र, वो क्या? भैरव, एक तो फतेह की खुशी का इनाम बंटने के समय मैं न रहूंगा, इसका। बीरेंद्र, यह हवस तो अभी पूरी हो जाएगी। दूसरी क्या है? तेज, ये लड़का बहुत ही लालची है। ये नहीं सोचता कि यदि मैं न रहूंगा तो मेरे बदले का इनाम मेरा पिता तो पावेंगे। भैरव, हाथ जोड़कर और तेज सिंह की तरफ देखकर, ये उम्मीद तो पूरी हुई है, परंतु इस समय मैं आपसे भी कुछ इनाम लिया चाहता हूं। वीरेंद्र, अवश्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए हम और ये एक समान हैं। तेज, आप और भी शह दीजिए, जिसमें यदि और कुछ न मिल सके तो मेरा अय्यारी का बटुआ ही ले ले। भैरव, मेरे लिए वही बहुत है। वीरेंद्र, दो, अब सस्ते में छूटते हो, बटुआ देने में उज्र न करो। तेज, जब आप ही इसकी मदद पर है तो लाचार होकर देना ही पड़ेगा। राजा बीरेंद्र सिंह ने अपना खास संदूक मंगाया और उसमें से एक जड़ाऊ डिब्बा, जिसके अंदर न मालूम क्या चीज थी, निकाल बिना खोले भैरव सिंह को दे दिया। भैरव सिंह ने इनाम पाकर सलाम किया और अपने पिता तेज सिंह की तरफ देखा। उन्हें भी लाचार होकर अय्यारी का बटुआ, जिसे वे हरदम अपने पास रखते थे, भैरव सिंह के हवाले करना ही पड़ा। राजा बीरेंद्र सिंह ने भैरव सिंह से कहा, इनाम तो तुम पा चुके, अब बताओ तुम्हारी दूसरी हवस क्या है जो पूरी की जाए। भैरव, मेरे जाने के बाद आप यहाँ के तहखाने की सैर करेंगे। अफसोस यही है कि इसका आनंद मुझे कुछ भी न मिलेगा। बीरेंद्र, खैर इसके लिए भी हम वादा करते हैं कि जब तुम चुनारगढ़ से लौट आओगे तब यहाँ के तहखाने की सैर करेंगे, मगर जहां तक हो सके तुम जल्द लौटना। भैरव सिंह सलाम करके विदा हुए, मगर दो ही चार कदम आगे बढ़े थे कि तेज सिंह ने पुकारा और कहा, सुनो सुनो, बटुए में से एक चीज मुझे ले लेने दो, क्योंकि वो मेरे ही काम की है। भैरव, लौटकर और बटुआ तेज सिंह के सामने रखकर, बस अब मैं ये बटुआ न लूंगा। जिसके लोभ से मैंने बटुआ लिया, जब वही आप निकाल लेंगे तो इसमें रह क्या जाएगा। वीरेंद्र, नहीं जी, ले जाओ। अब तेज सिंह उसमें से कोई चीज न निकालने पाएंगे। जो चीज ये निकालना चाहते हैं, तुम भी उस चीज को रखने योग्य पात्र हो। भैरव सिंह ने खुश होकर बटुआ उठा लिया और सलाम करने के बाद तेजी के साथ वहां से रवाना हो गए। पाठक तो समझ ही गए होंगे कि इस बटुए में कौन सी ऐसी चीज थी जिसके लिए इतनी खिंचाखिंची हुई। खैर, शक मिटाने के लिए हम उस भेद को खोल ही देना मुनासिब समझते हैं। इस बटुए में वे ही तिलिस्मी फूल थे जो चुनारगढ़ के इलाके में तिलिस्म के अंदर से तेज सिंह के हाथ लगे थे और जिन्हें किसी प्राचीन वैद्य ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। अब हम भैरव सिंह के चले जाने के बाद तीसरे दिन का हाल लिखते हैं। दिग्विजय सिंह अपने कमरे में मसहरी पर लेटा लेटा न मालूम क्या क्या सोच रहा है। रात आधी से ज्यादा जा चुकी है, मगर अभी तक उसकी आंखों में नींद नहीं है। दरवाजे की तरफ मुंह किए हुए मालूम होता है किसी के आने की राह देख रहा है, क्योंकि किसी तरह की जरा सी भी आहट आने पर चौंक जाता है और चैतन्य होकर दरवाजे की तरफ देखने लगता है। यकायक चौखट के अंदर पैर रखते हुए एक वृद्ध बाबा जी की सूरत दिखाई पड़ी। उनकी अवस्था 80 वर्ष से ज्यादा होगी। नाभि तक लंबी दाढ़ी और सिर के फैले हुए बाल रुई की तरह सफेद हो रहे थे। कमर में केवल एक
कोपीन पहने और शेर की खाल ओढ़े हुए कमरे के अंदर आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजा दिग्विजय सिंह उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए दंडवत करके बोले, आज बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। समय टल जाने पर सोचता था कि शायद आज आना न हो। बाबा जी ने आशीर्वाद देकर कहा, राह में एक आदमी से मुलाकात हो गई, इसी से विलंब हुआ। इस समय कमरे में एक सिंहासन मौजूद था। दिग्विजय सिंह ने उसी सिंहासन पर साधु को बिठाया और स्वयं नीचे फर्श पर बैठ गया। इसके बाद यों बातचीत होने लगी। साधु, कहो क्या निश्चय किया? दिग्विजय हाथ जोड़कर, किस विषय में? साधु, यही बीरेंद्र सिंह के विषय में। दिग्विजय, सिवाय ताबेदारी कबूल करने के और कर ही कह सकता हूं। साधु, सुना है तुम उन्हें तहखाने की सैर कराना चाहते हो, क्या ये बात सच है? दिग्विजय, मैं उन्हें रोक ही क्यों कर सकता हूं? साधु, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरी बातों का विश्वास है कि नहीं? दिग्विजय, विश्वास क्यों ना होगा? आपको मैं गुरु के समान समझता हूं और आज तक जो कुछ मैंने किया आप ही की सलाह से किया। साधु, केवल यही आखिरी काम बिना मुझसे राय लिए किया, सो उसमें यहां तक धोखा खाया कि राज्य से हाथ धो बैठे। दिग्विजय, बेशक ऐसा ही हुआ। खैर, अब जो आज्ञा हो किया जाए। साधु, मैं नहीं चाहता कि तुम बीरेंद्र सिंह के ताबेदार बनो। इस समय वे तुम्हारे कब्जे में हैं और तुम उन्हें हर तरह से कैद कर सकते हो। दिग्विजय, कुछ सोचकर, जैसी आज्ञा, परंतु मेरा लड़का अभी तक उनके कब्जे में है। साधु, उसे यहां लाने के लिए बीरेंद्र सिंह का आदमी जा ही चुका है। बीरेंद्र सिंह वगैरह के गिरफ्तार होने की खबर जब तक चुनार पहुंचेगी, उसके पहले ही कुमार वहां से रवाना हो जाएगा। फिर वो उन लोगों के कब्जे में नहीं फंस सकता। उसको ले आना मेरा जिम्मा। दिग्विजय, हर एक बात को विचार लीजिए, मैं आज्ञानुसार चलने को तैयार हूं। इसके बाद घंटे भर तक साधु महाराज और राजा दिग्विजय सिंह में बातें होती रहीं, जिसे यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहर रात रहे, बाबा जी वहां से विदा हुए। उसके दूसरे ही दिन राजा बीरेंद्र सिंह को खबर मिली कि लाली का पता नहीं लगता। ना मालूम वो किस तरह कैद से निकलकर भाग गई। उसका पता लगाने के लिए कई जासूस चारों तरफ रवाना किए गए। अब महाराज दिग्विजय सिंह की नीयत खराब हो गई और वे इस बात पर उतारू हो गए कि राजा बीरेंद्र सिंह, उनके लड़के और दोस्तों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। खाली गिरफ्तार नहीं, मार डालना चाहिए। राजा बीरेंद्र सिंह तहखाने में जाकर वहां का हाल देखना और जानना चाहते थे, मगर दिग्विजय सिंह हीले हवाले में दिन काटने लगा। आखिर ये निश्चय हुआ कि कल तहखाने में अवश्य चलना चाहिए। उसी दिन रात को दिग्विजय सिंह ने राजा बीरेंद्र सिंह की फिर जियाफ्त की और खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाने का हुक्म अपने अय्यार रामानंद को दिया। बेचारे राजा बीरेंद्र सिंह इन बातों से बिल्कुल बेखबर थे और उनके अय्यारों को भी ऐसी उम्मीद न थी। आखिर नतीजा ये हुआ कि रात को भोजन करने के बाद सभी पर दवा ने असर किया। उस समय तेज सिंह चौंके और समझ गए कि दिग्विजय सिंह ने दगा दिया, मगर अब क्या हो सकता था। थोड़ी देर बाद राजा बीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह, तेज सिंह, पंडित बद्रीनाथ, ज्योतिषी जी और तारा सिंह वगैरह बेहोश होकर जमीन पर लेट गए और बात की बात में हथकड़ियों और बेड़ियों से बेबस कर उसी तिलिस्मी तहखाने में कैद कर दिए गए। उस तहखाने से बाहर निकलने के लिए जो दो रास्ते थे, उनका हाल पाठक जान ही गए हैं, क्योंकि ऊपर उसका बहुत कुछ हाल लिखा जा चुका है। उन दोनों रास्तों में से एक रास्ता, जिससे हमारे अय्यार लोग और कुंवर आनंद सिंह गए थे, बखूबी बंद कर दिया गया, मगर दूसरा रास्ता, जिधर से कुंदन यानी धनपति किशोरी को लेकर निकल गई थी, ज्यों का त्यों रहा, क्योंकि उसकी खबर राजा दिग्विजय सिंह को न थी। उस रास्ते का हाल वो कुछ भी न जानता था। राजा बीरेंद्र और उनके लड़के और साथी लोग जब कैद खाने में भेज दिए गए, उस समय राजा बीरेंद्र सिंह के थोड़े से फौजी आदमी, जो उनके साथ किले में आ चुके, ये दगाबाजी देखकर जान देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने राजा दिग्विजय सिंह के बहुत से आदमियों को मारा और जब तक जीते रहे, मालिक के नमक का ध्यान उनके दिल में बना रहा, पर आखिर कहां तक लड़ सकते थे। शेष में सब के सब बहादुरी के साथ लड़कर बैकुंठ चले गए। राजा दिग्विजय सिंह ने किले का फाटक बंद करवा दिया, सफीलों पर तोपें चढ़वा दी और राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर से, जो पहाड़ के नीचे था,
लड़ाई का हुक्म दे दिया। राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर में 2 सरदार मौजूद थे जो अभी तक रोहतास गढ़ में नहीं आए थे। एक नाहर सिंह और दूसरे फतेह सिंह। ये दोनों सेनापति थे। पाठक, देखिए जमाने ने कैसा पलटा खाया। किशोरी की धुन में कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने 2 अय्यारों के साथ ऐसी जगह जा फंसे कि उनका पता लगना भी मुश्किल है। इधर राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह की ये दशा हुई। अगर भैरव सिंह चिट्ठी लेकर चुनार न भेज दिए गए होते तो वो भी फंस जाते। आप भूले न होंगे कि रामनारायण और चुन्नीलाल चुनार गढ़ में हैं और पन्नालाल को राजा बीरेंद्र सिंह गयाजी में छोड़ आए हैं। राजगृही भी उन्हीं के सुपुर्द है। वे किसी तरह वहां से टल नहीं सकते, क्योंकि वो शहर नया फतह हुआ है और वहां एक सरदार का हरदम बने रहना बहुत ही मुनासिब है। जिस समय रोहतासगढ़ किले से तोप की आवाज आई, दोनों सेनापति बहुत घबराए और पता लगाने के लिए जासूसों को किले में भेजा। मगर उनके लौट आने पर दिग्विजय सिंह की दगाबाजी का हाल दोनों सेनापतियों को मालूम हो गया। उन्होंने उसी समय इस हाल की चिट्ठी लिख 2 सवार चुनारगढ़ रवाना किए और इसके बाद सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।